बच्चों देखिए, ये लेखक का परिचय है विष्णु खरे जी, जिनका जन्म 9 फरवरी सन 1940 में छिंदवाड़ा में हुआ। और इस समय जो ये जगह है वो छत्तीसगढ़ राज्य में आती है। इनकी जो रचनाएं हैं वो इसमें दी हुई हैं। देखिए, एक गैर रोमानी समय में, खुद अपनी आँख से, तो इस तरह से बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। जो इनको पुरस्कार मिले हैं वो आप देख सकते हैं। प्रमुख पुरस्कार रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज़, इस तरह से इनको सम्मान मिले हैं। इसका मतलब ये है कि ये विश्व प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, क्योंकि जब अन्य देशों ने इनको सम्मानित किया है तो निश्चित रूप से इन्होंने अपनी लेखनी विश्व के कई देशों की जो घटनाएं रही हैं, कई देशों के जो विषय रहे हैं और कई देशों के देशवासियों को प्रभावित करने की क्षमता इनकी रचनाओं में रही है, तभी वहाँ से इनको ये पुरस्कार और सम्मान दिया गया है। देखिए, एक पंक्ति यहाँ पर लिखी हुई है कि हर कलाकृति जितनी वो पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ अधिक सत्य है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो भी कला है, चाहे कोई वो ड्राइंग हो या कोई कहानी हो, कोई उपन्यास हो, यानी कोई साहित्यिक रचना हो, ठीक है, वो जितनी पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, मतलब जो आप पढ़ते हैं साहित्य रचनाओं को, या कोई चीज़ अगर आपने कहानी सुनी है वो, या आपने कोई मूवी देखी है, कोई नाटक देखा है, वह उससे कहीं ज़्यादा होती है। कहीं ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो मानव जीवन को और अधिक संदेश देना चाहती है और उसमें मानव जीवन को और अधिक संदेश समाहित होते हैं। अवसर पड़ने पर धीरे धीरे जो पाठक जितनी गहराई से पढ़ता है, जो जितना समझता है, वो अपने जीवन में उस कहानी से, उस मूवी से, उस रचना से उतना ग्रहण करता है और फिल्म को लेकर शायद ये कुछ अधिक सत्य है। देखिए, फिल्म में कई पात्र होते हैं और फिल्म में कई विभिन्न सामाजिक वर्गों से लोग देखने जाते हैं, तो सब अपने अपने अनुसार फिल्म में ग्रहण करते हैं। वही बात यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं विष्णु खरे जी। ठीक है, तो इसमें चूँकि आपके जो पाठ्यक्रम हैं उसमें लेखक का परिचय ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन कुछ जो मेन पॉइंट्स है वो हम आपको यहाँ पर जिक्र करेंगे। इसमें देखिए, उन्होंने सिनेमा लेखन पर भी जो है अपनी रचनाएं लिखी हैं और इन्होंने दिनमान, नवभारत टाइम्स, द पायनियर, द हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हंस, कथादेश जैसी पत्र पत्रिकाओं में उनका सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित होता रहा है। वे उन विशेषज्ञों में से हैं जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा तथा इतिहास, संगीत, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उसका विश्लेषण किया। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सिर्फ साहित्यकार नहीं हैं, बल्कि जो विविध विधाएं हैं उन सभी के बारे में विशिष्ट जानकारी रखते हैं, तभी वो उनके बारे में लिख सके हैं। और अपने लेखन के द्वारा उन्होंने हिंदी के उस अभाव को थोड़ा भरने में सफलता पाई है, जिसके बारे में अपनी एक किताब की भूमिका में वे लिखते हैं। यह ठीक है कि अब भारत में भी सिनेमा के महत्व और शास्त्रीयता को पहचान लिया गया है और उसके सिद्धांतकार भी उभर आए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जितना गंभीर काम हमारे सिनेमा पर यूरोप और अमेरिका में हो रहा है, शायद उसका शतांश भी हमारे यहाँ नहीं है। हिंदी में सिनेमा के सिद्धांतों पर शायद ही कोई अच्छी मूल पुस्तक हो। हमारा लगभग पूरा समाज अभी भी सिनेमा जाने या देखने को एक हल्के अपराध की तरह देखता है। विष्णु खरे जी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो फिल्में हैं, हमारा जो रंगमंच है, जो नाटक है, उसके बारे में जितना यूरोप और अमेरिका में लिखा गया है, उसकी समीक्षाएं, उसकी आलोचनाएं और इसके साथ साथ नाटक के विभिन्न तत्वों की, अभिनय के विभिन्न बारीकियों की जो सैद्धांतिक जानकारियां हैं जो वहाँ लिखी गई हैं, वो हमारे भारतवर्ष में ऐसा नहीं हो पाया है। यानी कि जो हीरो हीरोइन है या नायक नायिका हैं या जो फिल्म है या नाटक है, उसको अभी भी एक जो है अपराध की तरह से देखा जाता है। कहाँ पर? हमारे भारत देश में। ये बात करें, और जब तक ये मन से अपराध बोध नहीं हटेगा तब तक व्यक्ति जो है इसमें कुछ आगे नहीं लिख सकता है। अब आप देखिए, यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है, इस पाठ के संबंध में आ जाइए कि विश्व सिनेमा विश्व साहित्य के समानांतर फल फूल रहा है। 2 महायुद्धों के बाद की दहशत, नव स्वतंत्र देशों का अनैतिक भूगोल, औपनिवेशिक दास्ता का मानसिक अवक्षेपण, विश्व सिनेमा जिस कौशल में ये विषय लगातार बिंबित करता रहा है
उसके विकास में चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता का बड़ा योगदान है। इसीलिए चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक पाठ इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का अवसर देता है। यानी जो आपका पाठ है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का अवसर देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो उनका हास्य अभिनय था वो उनके अंतःकरण के जो गुण हैं उनसे कितना मेल खाता था। उनका जो आंतरिक व्यक्तित्व था, जो आचरण था वास्तविक रूप से, क्या वो उनसे मेल खाता या नहीं खाता है, इस पाठ में आपको ये जानकारी पूरी मिलेगी। फिर है साधारण की अपार धारण क्षमता और उसके धुआंते नायकत्व को अपने ढंग से चार्ली चैपलिन से जुड़े नाटक और फिल्में पकड़ते रहे हैं। साधारण की अपार धारण क्षमता, कहने का तात्पर्य यह है कि एक सामान्य चार्ली चैपलिन ने जो स्वयं के अंदर अपार अभिनय हास्य अभिनय की जो क्षमता धारण कर रखे थे, ठीक है, और जो नायकों के आधार पे ही फिल्में चलती थीं, उसमें एक हास्य कलाकार का नायक बन जाना, इस ढंग से चार्ली चैपलिन से जुड़े नाटक और फिल्में अपने दृष्टिकोण से उसको समझते रहे हैं, देखते रहे हैं कि कैसे ये संभव हुआ है। और उनकी नकल हमारे बॉलीवुड में भी हुई है, जैसे राज कपूर की जो फिल्में आवारा, श्री 420, अनाड़ी और मेरा नाम जोकर आदि फिल्में भी जिस तरह के भोले सड़क छाप की त्रासद कामद गाथा रचती हैं, त्रासद मतलब दुख भरी गाथा रचती हैं, वो भी चार्ली चैपलिन का ही प्रभाव है। यानी चार्ली चैपलिन की हास्य अभिनय का प्रभाव हमारे बॉलीवुड पे, हमारे उस समय के जो कलाकार थे उन लोगों ने भी उनकी नकल की। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कलाकर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। यानी चार्ली के कलाकर्म की कुछ मूलभूत विशेषताएं जो सबसे अलग करती हैं उन्हें, ठीक है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य, ये बहुत बड़ी चीज़ है और इस पाठ का मूल भी है और चार्ली चैपलिन की कला का भी मूल है कि करुणा और हास्य के तंतुओं का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। यानी जो चार्ली चैपलिन थे वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते थे अपनी फिल्मों में कि उनके ऊपर करुणा आती थी, दया आती है लोगों को, दर्शकों को, लेकिन उसी समय कुछ ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, घटनाएं होती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं कि आदमी हंसने लगता है। तो यही जीवन दर्शन जो है इनके पाठ में वो समाहित है और इनके व्यक्तित्व में समाहित है और लेखक ने इसी विषय पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। कहते हैं कि इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में जहाँ सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं रही है, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं है। कला स्वतंत्र होती है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक कला में स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक कला कला नहीं रहेगी। कला को सिद्धांतों में बांधा नहीं जा सकता है। इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे अभी जब आगे आएगा तो, ठीक है, पाठ में, कि एक से एक हास्य कलाकार हुए पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली ही वो शख्सियत हो सकता है जिनमें सबको अपनी छवि दिखती है, वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। ये पूरा पाठ चार्ली चैपलिन के इसी जादू की व्याख्या का एक प्रयास है। कहने का तात्पर्य यह है कि चार्ली के चाहने वाले, चार्ली की फिल्में देखने वाले पूरे विश्व में हैं, सिर्फ यूरोप में ही नहीं हैं, और यह उनके हास्य अभिनय की विशेषता है। और हम भी इस पाठ से कुछ ग्रहण कर सकेंगे अपने जीवन में, इसीलिए ये पाठ भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।